हमने लास्ट लेक्चर में सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की लिमिट डिफ़ाइन की थी और डिफ़ाइन करने के बाद हमने ये चेक किया था कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn के हर एलिमेंट fn में अगर एक ख़ास प्रॉपर्टी मौजूद है तो ज़रूरी नहीं कि वो उसकी लिमिट वाले फंक्शन f में भी मौजूद हो। और हमने कहा ये था कि हम अब सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की जो लिमिट है उसको एक नए तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो हम याद कर लेते हैं कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की लिमिट का क्या मतलब होता है। पॉइंट वाइज लिमिट का क्या मतलब होता है। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है जो ई से आर पे डिफ़ाइन हुई है और जब भी डोमेन के हर एलिमेंट के लिए आप सीक्वेंस fnx बनाते हैं जो रियल नंबर्स की होती है और उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हमने एक फंक्शन f डिफ़ाइन किया था कि f का x के ऊपर आंसर वही लिया जाए जो fnx सीक्वेंस की लिमिट का आंसर आ रहा है। और हमने कहा था कि जो सीक्वेंस fn है वो f को पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है। यही जो डेफिनेशन है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी fnx का आंसर fx है। ज़रा इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन की फॉर्म में। तो जब fn जो है वो f को पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगी यानी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी fnx f ऑफ x के इक्वल होगी, तो क्या होगा ज़रा याद करें सीक्वेंस की लिमिट की डेफिनेशन। तो होगा ये कि हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए और हर x ऑफ e के लिए हमें मिल जाएगा एक नेचुरल नंबर n0 इस तरह से कि fnx माइनस fx का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस होगा उन तमाम n के लिए जो n0 से ग्रेटर और इक्वल हैं और तमाम x बिलोंग्स टू e के लिए। और ये जो हमें n0 मिलेगा ये डिपेंड करेगा दो बातों पर कि हमने एप्सिलॉन क्या लिया है और हमने x क्या लिया है। अगर हम x को चेंज कर देंगे एप्सिलॉन को फिक्स भी रखेंगे तो n0 हमें डिफरेंट मिलना शुरू हो जाएंगे। और यही वो बात है जिसकी वजह से जब हम देखते हैं कि fn के हर एलिमेंट fn में एक ख़ास प्रॉपर्टी मौजूद है तो वो प्रॉपर्टी f में मौजूद नहीं होती है। जैसे कि वो प्रॉपर्टी हमने देखी थी कंटिन्यूटी की है, डेरिवेटिव की है और इंटीग्रल की है। अगर हम किसी तरह से फाइंड कर पाए जिसमें fnx माइनस fx का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो तमाम n ग्रेटर इक्वल टू n0 के लिए और x के चेंज होने पे n0 चेंज ना होता हो, तो ऐसी सूरत में हम देखेंगे ये कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की लिमिट का आंसर आएगा उसमें वही खूबियाँ होंगी जो हर fn में मौजूद हैं। हम डिफ़ाइन करने लगे हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। यही डेफिनेशन होगी जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की है, इस फ़र्क के साथ कि जो हमें n0 मिलना है वो हर एप्सिलॉन की दफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड नहीं करेगा। e हमारे पास r का सबसेट है, fn सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है e से r पे, f भी एक फंक्शन है e से r पे और हम कहेंगे कि जो सीक्वेंस fn है वो f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाए कि fnx माइनस fx का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो तमाम n ग्रेटर इक्वल टू n0 के लिए और तमाम x बिलोंग्स टू e के लिए, और जो n0 है इस दफ़ा वो डिपेंड करे सिर्फ और सिर्फ किस पर, वो डिपेंड करे सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पर, वो x पर डिपेंड ना करे। ऐसी सूरत में हम कहेंगे जो फंक्शन f है वो fn की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की लिमिट है। यहाँ पे हमने f डिफ़ाइन किया था fnx सीक्वेंस की लिमिट की मदद से। यहाँ पे हम f डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं, f कहाँ से आया है हमें मालूम नहीं है। हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि जो fn है वो f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। कब करेगी सीक्वेंस fn f को यूनिफॉर्मली ऑन e कि अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक n0 मिल जाए नेचुरल नंबर जो सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करे, जो x पर डिपेंड ना करे, इस तरह से कि fnx माइनस fx का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो उन तमाम n के लिए जो n0 से ग्रेटर इक्वल हैं। ये डेफिनेशन हो गई हमारी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की। f कहाँ से आएगा
इसके बारे में हमें कोई श्योरिटी नहीं है। ये डेफिनेशन सिर्फ ये हमें बताएगी कि एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कब कन्वर्ज करेगा। और कुछ बातें नोट करने वाली हैं। अगर एफ एन एफ को ई के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है तो ऐसी सूरत में जो एन नॉट है, मैंने बताया, सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, वो एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। और अगर एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है तो हम लिखेंगे कैसे? तो हम लिखने का ये तरीका अडॉप्ट करेंगे। जब भी ऐसे लिखा हुआ मिलेगा इसका मतलब होगा एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है ऑन ई। और जब आप इन दोनों डेफिनेशंस को कंपेयर करते हैं तो आप बहुत आसानी से गेस कर सकते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है तो वो ऑब्वियसली एफ को पॉइंट वाइज भी कन्वर्ज करेगी। अगर एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है तो फिर एफ एन एफ को पॉइंट वाइज भी ज़रूर कन्वर्ज करेगी। और इसके उलट बात बनती है कि अगर एफ एन एफ को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है तो क्या एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली भी कन्वर्ज करेगी या नहीं? इसके लिए हमें काउंटर एग्जांपल्स मिल जाएंगी। एक काउंटर एग्जांपल हम लेने लगे हैं जिसमें हम देखेंगे कि एक सीक्वेंस एफ एन जो है वो एफ को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है लेकिन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रही है। और जब हमने प्रूव करना होगा कि एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रही है तो क्या तरीका अख्तियार करेंगे? उसके लिए ये जो एफ एन की एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे। इसका कन्वर्स क्या होगा? यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि एफ एन एफ को कन्वर्ज करता है अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर मिल जाए। और कन्वर्स में होगा कि किसी एक एप्सिलॉन के लिए और हर नेचुरल नंबर के लिए इस कंडीशन का उल्ट हो जाए। तो अगर हमने प्रूव करना है कि जो सीक्वेंस एफ एन है वो एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रही है तो हमें किसी एक एप्सिलॉन के लिए, से एप्सिलॉन नॉट के लिए जो पॉजिटिव हो, और हर के नेचुरल नंबर के लिए ढूंढना होगा एक नेचुरल नंबर एन के एन में और एक ढूंढना होगा एक्स के ई में कि एफ एन के एक्स के माइनस एफ एक्स के का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस ना आए, वो एप्सिलॉन नॉट से ग्रेटर और इक्वल आ जाए। अगर हमें प्रूफ करना है कि कोई सीक्वेंस एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रही है तो हमें कोई एक पॉजिटिव एप्सिलॉन नॉट ऐसा ढूंढना होगा कि उस एप्सिलॉन नॉट को फिक्स करने के बाद हर नेचुरल नंबर के लिए आपको मिल जाए एक नेचुरल नंबर एन के और एक एलिमेंट डोमेन में से एक्स के, सच दैट एफ एन के एक्स के माइनस एफ एक्स के का मॉडुलस एप्सिलॉन नॉट से ग्रेटर और इक्वल हो। अगर ऐसा करने में हम कामयाब हो जाएं तो इसका मतलब होगा कि एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। एक एग्जांपल देख रहे हैं ऐसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की जिसके लिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस वाला फंक्शन f तो मौजूद है लेकिन उस f को सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रही है। हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन आर से आर पे है और इसमें एफ एन एक्स का फार्मूला है एक्स ओवर एन। पहले मालूम करते हैं इसकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। कैसे मालूम करेंगे? इसके लिए हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हल करेंगे x को फिक्स कर लेने के बाद, और जब भी आप x को फिक्स करने के बाद लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स हल करेंगे, नीचे इन्फिनिटी बन रहा है इस लिमिट में, आंसर 0 आ जाएगा। यानी हमें सीक्वेंस ऑफ एफ एन एक्स हर x के कॉरस्पॉन्डिंग की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का आंसर मिल रहा है। हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन है वो फंक्शन 0 को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है। हमारे पास इस वक्त एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है जो एक फंक्शन 0 को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है और अब हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि ये सीक्वेंस एफ एन जो है वो इस फंक्शन 0 को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रही है। 0 फंक्शन का मतलब आपको याद होना चाहिए, 0 फंक्शन का मतलब है कि ये जब भी किसी x पे ऑपरेट होगा आंसर हमेशा 0 आ जाएगा। ये 0 फंक्शन है हमारे पास r से r के ऊपर, हर x के लिए 0 ऑफ x का आंसर 0 एक रियल नंबर आ रहा है। ये 0 फंक्शन है और ये 0 एक रियल नंबर है।
और हमने प्रूव ये करना है कि एफ एन जो है वो इस ज़ीरो फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रही है। तो क्या करना है, हमें ढूंढना है एक पॉजिटिव एप्सिलॉन। जिस पॉजिटिव एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें ढूंढना है कि हर नेचुरल नंबर के लेते हुए आप ढूंढ सकते हैं एक नेचुरल नंबर एन के और एक डोमेन में से एलिमेंट एक्स के ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। वो नंबर यहाँ पे मैं फिक्स कर रहा हूँ 1, और 1 को लेने के बाद हर नेचुरल नंबर के लिए जो मुझे दो चीज़ें ढूंढनी हैं, एक नेचुरल नंबर एन के और एक डोमेन का एलिमेंट एक्स के, वो दोनों मैं के ले रहा हूँ, एन के को भी के और डोमेन के एलिमेंट एक्स के को भी के, सच डैट। और अब मुझे बनाना है कि एफ एन के एक्स के माइनस एफ एक्स के का मॉडुलस एप्सिलॉन नॉट से ग्रेटर और इक्वल है। कैलकुलेट करते हैं एफ एन के एक्स के माइनस 0 एक्स के। हमारे पास यहाँ जो फंक्शन है वो 0 है। एफ एन के एक्स के अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये क्या बनेगा, जब हम एक्स के को के लेंगे यानी ये बेसिकली एफ एन के और 0 एक्स के का मॉडुलस है। तो एफ एन के जब के पे आप सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा के ओवर के। फंक्शन में n की जगह एन के है और n के हमने किसके इक्वल लिया है, के, और x के है तो ऊपर x के की जगह के, नीचे n के की जगह के ओवर के और 0 x के। तो 0 तो फंक्शन ही ऐसा है कि किसी भी x पे ऑपरेट होता है तो आंसर 0 आता है। ये 0 आ गया, के ओवर के, आंसर 1 आ गया। और ये जो आंसर 1 आया है मैं इसको कह सकता हूँ ये हमेशा इस एप्सिलॉन नॉट 1 से ग्रेटर और इक्वल है। तो ये जो कंडीशन है कि फंक्शन एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा, ये कंडीशंस पूरी हो गई हैं। इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन है वो 0 को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रही है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन फंक्शन 0 को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है, लेकिन ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन 0 को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रही है। हमने डिफाइन किया है अभी तक कि एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन एफ को कब यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है, और हमने कहा है कि हर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन अगर किसी फंक्शन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है तो वो पॉइंट वाइज भी ज़रूर कन्वर्ज करेगी। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन किसी फंक्शन एफ को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे। और अब हम बात करने लगे हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज़ ऑफ फंक्शंस की। ज़रा याद कर लेते हैं सीरीज़ ऑफ फंक्शंस के कन्वर्जेंट होने का या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होने का क्या मतलब है। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन हो और आप हर x के कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ बनाएं रियल नंबर्स की एफ एन एक्स एन फ्राम 1 टू इन्फिनिटी, और ये हर x की दफ़ा कन्वर्ज होती हो, ये सीरीज़ कन्वर्ज होती हो, इसका सम निकल आता हो। और ये भी याद रहे सीरीज़ के कन्वर्जेंट होने का मतलब होता है उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्ज कर रही है। ऐसी सूरत में अगर हर x के कॉरस्पॉन्डिंगली एफ एन एक्स सीरीज़ के सम का जो आंसर आए उसको हम एफ ऑफ एक्स रख लें और फंक्शन एफ ई से आर पर डिफाइन कर लें, तो हम कहते हैं कि जो सीरीज़ ऑफ फंक्शंस है समीशन एफ एन एन फ्राम 1 टू इन्फिनिटी, इस सीरीज़ ऑफ फंक्शंस के सम से जो फंक्शन बन रहा है वो बेसिकली एफ बन रहा है। हर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस से आप एक्स को फिक्स करके सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स बनाएं। अगर वो सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स हर x के लिए कन्वर्जेंट है तो f डिफाइन कर लें e से r पे कि किसी भी x के ऊपर f का आंसर क्या हो, एफ एन एक्स वाली सीरीज़ के सम का आंसर हो। तो ऐसी सूरत में समीशन एफ एन को हम कहते हैं वो f को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है। तो अब गैस करें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कब होगी। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस उस वक्त होगी अगर हमारे पास जो सीरीज़ एफ एन एक्स बनी है ये सीरीज़ जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही हो, और सीरीज़ के यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करने का मतलब है कि बेसिकली उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स जो है वो इसी तरह से यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही हो।
तो यही डेफिनेशन हम लिखने लगे हैं। अगर हमारे पास fn सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है e से r के ऊपर और सीरीज़ हमने समीशन fn बना ली है 1 to infinity, हम कहेंगे ये कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली किसी फंक्शन f को ऑन e। अगर क्या हो जो सीक्वेंस sn है पार्शियल सम्स की वो हम डिफाइन करें किस तरह से। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की डेफिनेशन का मतलब आपको याद ही है कि एफ आई एक्स का सम i फ्रॉम 1 to n ये एस एन एक्स डिफाइन करें और ये एस एन एक्स जो है वो f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती हो। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स एस एन एक्स फंक्शन f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती हो तो हम कहेंगे हमारे पास जो सीरीज़ है समीशन fn वो f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है और सीरीज़ समीशन fn का आंसर f के इक्वल है। सीरीज़ के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होने का मतलब हमने देख लिया। अगर हमें एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दी गई हो और हमने चेक ये करना हो कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही है तो क्या करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन f होना चाहिए और हम डिसाइड कर सकेंगे कि fn f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है या नहीं करती है। और अगर एक f के लिए नतीजा ये निकल आए कि fn इस f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रही है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होगा कि fn जो है वो किसी भी फंक्शन f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रही है। हो सकता है वो उस f को तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ना करती हो लेकिन किसी दूसरे f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती हो। तो अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हो और हमने उसके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होने का डिसाइड करना हो तो हम किसी एक फंक्शन f की मदद से सिर्फ इतना डिसाइड कर सकते हैं डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए कि fn उस f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही है। उसके अलावा किसी और को कर रही है या नहीं कर रही है इसका डिसीजन हम नहीं कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका भी हो सकता है कि हमें f भी ना पता हो और हम ये भी डिसाइड कर सकें कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी? जी, ऐसा तरीका भी हो सकता है और ऐसा ही तरीका अब हम सीखने लगे हैं और उस तरीके को हम कहते हैं काशी क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। काशी क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को सीखने से पहले ज़रा याद कर लेते हैं कि कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया क्या होता है। हम कहते हैं रियल नंबर्स r की एक सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है इफ़ एंड ओनली इफ़ वो कॉशी हो। और रियल नंबर्स में कॉशी सीक्वेंस कौन सी होती है? हम कहते हैं एक सीक्वेंस xn इन r जो है वो कॉशी है अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन की दफ़ा एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाए कि xn माइनस xm का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो उन तमाम n और m के लिए जो n0 से ग्रेटर और इक्वल है। हम काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया बनाने लगे हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के लिए। उसके लिए हमने याद की है कि रियल नंबर्स में कॉशी सीक्वेंस क्या होती है और हमने याद किया है कि रियल नंबर्स में एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है इफ़ एंड ओनली इफ़ वो उसमें कॉशी हो। अब हम कॉशी क्राइटेरिया की स्टेटमेंट लिखते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस फॉर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के लिए। हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn जो हमने एक सबसेट e ऑफ r पे डिफाइन की है ये कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली ऑन e। किसको कन्वर्ज कर रही है उसका जिक्र हम नहीं कर रहे, सिर्फ इतनी डिस्कशन कर रहे हैं, सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि कन्वर्ज कर रही है। कब कन्वर्ज करेगी? इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाए। किस तरह का कि fnx माइनस fmx का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस हो फॉर ऑल m एंड n ग्रेटर इक्वल टू n0 और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e। और यहाँ पे ये जो n0 है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करे x पे डिपेंड ना करे। ये स्टेटमेंट है कॉशी क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की। इस स्टेटमेंट को हम प्रूव करना चाहते हैं और पहली स्टेटमेंट को ट्रू मान के हम दूसरी स्टेटमेंट प्रूव करना चाहते हैं। यानी हम मानने लगे हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ fn है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है और ये रिज़ल्ट हमने ड्राइव करना है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है ये तो अभी हमने देखा है, तो ये बात हमारे पास होल्ड कर रही है और ये वाली बात अब हमने प्रूव करनी है।
एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई। और ये रिजल्ट हमने बनाना है कि एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा फॉर ऑल एम एन एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई। कैसे बनाएंगे याद करें, इस तरह की चीज़ें हमने रियल एनालिसिस में इस थ्योरम के अंदर मान लें कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है और कॉशी के लिए ये प्रॉपर्टी बना लिया करते हैं। जैसे हमने रियल एनालिसिस 1 पढ़ते हुए ये बात प्रूफ की थी, बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पे भी ये बात प्रूफ करनी है। हमारे पास एफ एन एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है और ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। और किसको कन्वर्ज कर रही है? सपोज कर लेते हैं कि ये एफ को कन्वर्ज कर रही है, किसी ना किसी फंक्शन को कन्वर्ट करेगी। वो फंक्शन हमें पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि ऐसा कोई फंक्शन मौजूद है। उस फंक्शन का नाम हमने एफ रख लिया कि एफ एन जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कर रही है। कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन चूज़ कर लेते हैं और डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के मुताबिक इस चूजन एप्सिलॉन के लिए हमें मिल जाएगा एक नेचुरल नंबर एन नॉट। किस खूबी के साथ? इस खूबी के साथ, यानी एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा। लेकिन यहाँ मैंने उसे एप्सिलॉन बाय 2 से लेस ले लिया है। चूँकि ये हर एप्सिलॉन से लेस है तो एप्सिलॉन बाय 2 से भी लेस होगा। किन एंस के लिए? उन सारे एंस के लिए जो एन नॉट से ग्रेटर और इक्वल हैं। और किस किस एक्स के लिए? हर एक्स बिलोंग्स टू ई के लिए। ये बात होल्ड कर गई है। ये वाली बात प्रूफ करनी है। क्या किया जाए? ऐसा करते हैं कि एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स का मॉडुलस लेते हैं और उसमें एफ एक्स को माइनस और प्लस कर लेते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का कि x प्लस वाई का मॉडुलस लेसर इक्वल होता है x मॉडुलस प्लस वाई मॉडुलस से। तो ये लेसर इक्वल है हमारे पास एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मॉडुलस। इस पूरे को आप x लें और इस पूरे को आप y लें प्लस एफ एक्स माइनस एफ एम एक्स का मॉडुलस। और ये मॉडुलस लेस है एप्सिलॉन बाय 2 से, ये मॉडुलस भी लेस है एप्सिलॉन बाय 2 से। तो ये दोनों मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस हैं। ये लेस होगा जब n ग्रेटर और इक्वल टू n नॉट हो। ये एप्सिलॉन बाय 2 से लेस होगा अगर m ग्रेटर और इक्वल टू n नॉट हो। तो एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, इनकी जगह बड़े नंबर लिख लिए, राइट साइड पे एप्सिलॉन बन गया। एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स का मॉडुलस जो है वो एप्सिलॉन से लेस आ गया उन तमाम m और n के लिए जो n नॉट से ग्रेटर इक्वल हैं और तमाम x बिलोंग्स टू e के लिए। और यही बात हमने प्रूफ करनी थी। हमें गिवन ये था कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है और हमने ये इनइक्वालिटी प्रूफ करनी थी, कर ली है। थ्योरम चूँकि इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है, अब हमने सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू मान के फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू मानने का मतलब है हम मान रहे हैं कि ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। हमें हर गिवन एप्सिलॉन के लिए मिल रहा है एक नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है उन तमाम m और n के लिए जो n नॉट से ग्रेटर और इक्वल हैं और तमाम x ऑफ द डोमेन के लिए। और बनाना क्या है? बनाना ये है कि जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो किसी फंक्शन f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। यहाँ से हम प्रूव ये करेंगे कि ये जो x को फिक्स करने के बाद मेरे पास सीक्वेंस बनती है एफ एन एक्स, वो सीक्वेंस हर x के लिए कन्वर्जेंट है। अगर एफ एन एक्स सीक्वेंस हर x के लिए कन्वर्जेंट हो तो हम इसकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस वाला फंक्शन बना सकते हैं। हम इसकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस वाला फंक्शन बनाएंगे और प्रूव ये करेंगे कि जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस एफ एन है वो इसी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस वाले फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। मेरे पास जो x को फिक्स करने के बाद हर एफ एन एक्स सीक्वेंस बन रही है वो ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है, यानी वो कॉशी सीक्वेंस है। और वो कॉशी सीक्वेंस किसकी है? रियल नंबर्स की कॉशी सीक्वेंस है। और हमें मालूम है कि रियल नंबर्स की कॉशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होती है। इसका मतलब है हर एफ एन एक्स कन्वर्जेंट है। अगर हर एफ एन एक्स जो है एक फिक्स एक्स के लिए कन्वर्ज कर रही है तो इसकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की लिमिट हम डिफाइन कर सकते हैं। यही काम हम करने लगे हैं
जो सीक्वेंस एफ एन एक्स है ये कॉशी सीक्वेंस है आर में, हर एक्स के लिए, हर फिक्स एक्स के लिए आर हमें पता है कंप्लीट है, आर के अंदर हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्ज किया करती है। इसका मतलब है कि हर एक्स के लिए जो एफ एन एक्स सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है, और एफ एन एक्स की लिमिट जो है पॉइंट वाइज वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज कर रही है, यानी एफ एम एक्स लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का आंसर हमने एफ एक्स रख लिया है। जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस मेरे पास एफ एन एक्स है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है, और किसको कन्वर्ज कर रही है? एफ को, जिसकी डेफिनेशन आपको याद है हम इस तरह से किया करते हैं। और अब हमने प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस है एफ एन फंक्शंस की, ये इस f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए मुझे प्रूफ करना है कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मॉडुलस जो है वो लेस है किससे? एप्सिलॉन से, फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट के लिए, और ये एन नॉट डिपेंड कर रहा है सिर्फ एप्सिलॉन पे, ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इस काम को प्रूफ करने के लिए ये इनक्वालिटी जो हमारे पास होल्ड कर रही है, जिसमें हमारे पास m और n एन नॉट से ग्रेटर इक्वल हैं, और ये एन नॉट सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, ये इनक्वालिटी हर x के लिए होल्ड कर रही है। इसमें हम ऐसा करते हैं कि m की लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लेते हैं। अगर हम इसमें m की लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लेंगे तो एफ एम एक्स में जब लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लें तो वो तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है, और ये हर n ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट के लिए है, और ये हर x बिलोंग्स टू e के लिए है। ये x को चेंज करने से एन नॉट चेंज नहीं हो रहा है, और यही बात तो हम प्रूफ करना चाहते थे। हमने प्रूफ कर लिया है। क्या प्रूफ कर लिया है? कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, और किसको कन्वर्ज कर रही है? एफ को, जो कि एफ एन सीक्वेंस की पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस वाला फंक्शन है। और प्रूव हो गया है कि अगर किसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में कॉशी क्राइटेरिया, ये वाली इनक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही हो, तो वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज किया करती है। और एक एक्स्ट्रा चीज़ हमें यहाँ मिल गई है कि वो किस फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज किया करती है। वो उस फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज किया करती है जिस फंक्शन को सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है। तो थ्योरम प्रूफ कर लिया हमने, और इस थ्योरम के प्रूफ में हमें एक और बात पता चल गई जो बात हमें डेफिनेशन में नहीं पता थी। डेफिनेशन सिर्फ ये बताती थी कि एफ एन सीक्वेंस एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है या नहीं करती है, वो एफ कहाँ से आएगा ये बात हमें डेफिनेशन नहीं बताती थी। अलबत्ता इस थ्योरम के प्रूफ में वो फंक्शन f हमने ढूंढा है, और वो फंक्शन f कहाँ से मिला है? उसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट वाला फंक्शन था। अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है तो वो उस फंक्शन को कन्वर्ज करती है। आइंदा से हमें अगर किसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करनी होगी तो हम तरीका ये अडॉप्ट करेंगे कि उस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की पॉइंट वाइज लिमिट वाला फंक्शन f मालूम करेंगे, और चेक करेंगे कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन जो है वो उस f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है या नहीं करती। अगर उसको कर जाएगी तो बात ख़त्म, और अगर उसको नहीं करेगी तो भी बात ख़त्म कि वो कभी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी ही नहीं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।